हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आए हैं। आज देखेंगे फिजिकल साइंस के पार्ट 3, जो इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बना चुके हैं। आज पार्ट 3 का देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, उसे आप देखेंगे। सबसे पहला देखिए 61, मोर्चा से बचने के उपाय को लिखो। मोर्चा यानी जंग से बचने के बहुत सारे उपाय हैं, उसमें से कुछ उपाय यहाँ पे आपको लिखने होंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला काम क्या करते हैं, रंग का लेप चढ़ाने पर। रंग का लेप कहने का मतलब कि पेंट करने पर, रंग का लेप चढ़ाकर। ठीक है, अगर हम किसी भी लोहे के वस्तु को पेंट कर देते हैं, चाहे वो अलकतरा हो या फिर अन्य रंगों से पेंट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो रंगों से लोहे को पेंट करने पर लोहे में जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता। जैसे अलकतरा से भी हम इसको पेंट कर सकते हैं, अलकतरा से पेंट कर सकते हैं, या जस्ता का परत को चढ़ाकर। ठीक है, या एल्युमिनियम के चूर्ण का लेप चढ़ाकर। ठीक है, इन सभी रंगों का लेप करने से हम मोर्चा से लगने से बचा सकते हैं। दूसरा है विद्युत लेपन के द्वारा, विद्युत लेपन। ठीक है, खास करके विद्युत लेपन में हम लोग जो व्यवहार करते हैं वो निकेल का व्यवहार करते हैं। निकेल का परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, मोर्चा से बचा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से और भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, मिश्र धातु को बनाकर। लोहे को अगर मिश्र धातु बना देते हैं, जैसे स्टील, मिश्र धातु जैसे स्टील। ठीक है, बनाकर लोहे में जंग लगने से हम क्या कर सकते हैं, इसे बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया गैस बनाने का हैबर विधि का वर्णन करो। हैबर विधि कहने का मतलब है कि एक हैबर नामक वैज्ञानिक ने अमोनिया गैस बनाने का एक विधि का इख्तियार किया, उसे ही हैबर विधि कहते हैं। इस विधि में करते क्या है, इस विधि में आपको लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैसों को 1:3 के अनुपात में लेकर 200 से 500 वायुमंडलीय दबाव के बीच
रख कर इसमें उत्प्रेरक देना पड़ता है। ठीक है, रख कर उत्प्रेरक में आप लोहा दे सकते हैं Fe या मोलिब्डेनम दे सकते हैं। उत्प्रेरक Fe या मोलिब्डेनम की उपस्थिति में गर्म कितना करना पड़ेगा, तो 450 डिग्री सी से लेकर के 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर गर्म करने से अमोनिया गैस प्राप्त होता है। अमोनिया गैस प्राप्त होता है। अब ये जो विधि है उसे ही हम हैवर विधि कहते हैं। ठीक है, इस विधि से अमोनिया गैस बनाने को ही हैवर विधि कहते हैं। अमोनिया गैस बनाने को ही हैबर प्रोसेस कहते हैं। हैबर विधि कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, जो केमिकल रिएक्शन है वो भी देख लें। N2 है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल्स आपस में संयोग करते हैं। और चूंकि ये रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जिसमें कि प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट के रूप में चेंज होते रह जाते हैं। यहाँ बनेगा 2NH3 और इसमें कुछ एनर्जी इवॉल्व होगा। ठीक है, ये समीकरण आप दे सकते हैं हैबर प्रोसेस विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सामने क्वेश्चन आया है 5.6 लीटर O2 गैस प्राप्त करने के लिए कितना KClO3 को गर्म करने की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप केमिकल इक्वेशन लिखें। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब गर्म किसको किया जा रहा है, KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है। इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, KCl में टूटता है और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। इसको हम संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के बाद अब देखिए इसका यहाँ पे लीटर में पूछा है, तो इसका 3 मोलिकुल्स ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका मतलब 3 × 22.4, क्योंकि एक ग्राम अणुभार जो ऑक्सीजन का होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ पे 3 मोलिकुल्स ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका आयतन इतना होगा। और KClO3 का निकाल लें, 39 + 35.5 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि जब संतुलित करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 भी देना पड़ेगा। ठीक है, तभी संतुलित हो पाएगा। अब इसको अगर हम ऐड करें तो 8 16 × 3 48 यानी 8 8 8 5 13 13 9 22 का 2 बाकी 2 4 4 2 6 6 3 9 9 3 12 122.5। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 245 आएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4 × 12 का 2 बाकी 1 6 1 7 पॉइंट यहाँ पे दे दें, 3 दूनी 6, यानी इतना लीटर हो गया।
तो इसका मतलब इतना लीटर उत्पन्न हो रहा है, तो हमको पोटेशियम क्लोरेट कितना लग रहा है, 245 ग्राम। तो इसको सवाल करें, चूँकि 7.2 लीटर O2 गैस के लिए 245 ग्राम के ClO3 लगता है। इसलिए अगर 1 लीटर हमको अगर प्राप्त करना हो तो कितना हो जाएगा, 245 डिवाइडेड बाय 67.2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल कितना रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 5.6 लीटर, इसलिए 5.6 लीटर O2 गैस प्राप्त करने के लिए 245 डिवाइडेड बाय 67.2 मल्टीप्लाई 5.6, पॉइंट हटा देते हैं, 245 इंटू 56 और डिवाइडेड बाय, अब इसको हम डिवाइड काट लेते हैं, 4 4 छक 24, 4 अठी 32, इसको काट लेते हैं 4 से, 4 चौक 16। अब ये 4 14 से काट लेते हैं, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ठीक है। अब ये कटेगा 9 2 11, अब ये कटेगा नहीं, इसको अब डिवाइड करना पड़ेगा, 245 डिवाइडेड बाय 12, 12 दूनी 24, 5 आएगा, फिर एक 0 बैठाना पड़ेगा, उसके बाद बरसों 48, 4 48, फिर 2 आएगा, 0 1 आएगा, तो लगभग 20.41, ठीक है, ग्राम के ClO3 की आवश्यकता हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आया 66 ग्राम CO2 गैस प्राप्त करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया HCl से कराने की आवश्यकता होगी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले CaCO3 की प्रतिक्रिया किससे कराएंगे, HCl गैस से कराएंगे। HCl गैस से कराने के बाद अब ये प्रतिक्रिया करके जो बनाएगा वो है कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा सबसे पहले, CaCl2, उसके साथ यहाँ पे 2 दे देते हैं, CaCl2 बना, उसके बाद CO2 बना और उसके बाद H2O भी बना। ये है रासायनिक समीकरण, संतुलित है, देख लेते हैं एक बार, संतुलित है। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट पूछा क्या जा रहा है, 66 ग्राम CO2 गैस प्राप्त करने के लिए, यानी CO2 को पूछा जा रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट का मात्रा, ठीक है, पता करने के लिए HCl कराने की आवश्यकता, प्रतिक्रिया HCl से कराने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पूछा जा रहा है। तो इसका सबसे पहले निकाल लें, 12 प्लस 16 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 32, ये हो जाएगा 44 ग्राम। उसी तरह से CaCO3 को अगर निकालें तो कैल्शियम का हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 40 प्लस 12 प्लस 48, जोड़ करके निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 0 4 4 8 1 9 1 10, 100।
तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें पूछा गया है कि 66 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे देखिए 66 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए तो लिखेंगे चूँकि 44 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितना लगा, 100 ग्राम CaCO3 की आवश्यकता होती है। इसलिए 1 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए 100 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम CaCO3 की आवश्यकता होगी। इसलिए कितना, 66 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए 100 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड 66। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से मान कितना आएगा, इसको 11 से काट दें, इसको 4 से काट दें, 25 × 6 150 ग्राम। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं अतः 66 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए 150 ग्राम CaCO3 की प्रतिक्रिया HCl से कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बॉयल के नियम को लिखकर गणितीय व्याख्या करें। तो सबसे पहले बॉयल का नियम हम लोग लिखते हैं। ठीक है, बॉयल के नियम क्या है, बॉयल का नियम अस्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस पर आरोपित दबाव अस्थिर तापक्रम पर किसी गैस के निश्चित मात्रा वाली गैस पर आरोपित दबाव गैस का आयतन उस पर आरोपित दबाव के विलोम समानुपाती होती। अस्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उस पर आरोपित दबाव के विलोम समानुपाती होता है। अब इसमें यदि हम गैस का आयतन भी माने, चूंकि यहाँ पे लिखा है कि गणितीय व्याख्या करें, माना कि किसी गैस का आयतन भी तथा उस पर आरोपित दबाव P हो, तो
बॉयल्स के नियम के अनुसार क्या होगा, तो बॉयल के नियम से, बॉयल के नियम से क्या होगा, भी समानुपाती 1/p, जहाँ स्थिरांक क्या क्या होगा, जहाँ मात्रा तथा तापक्रम स्थिरांक, ठीक, या v बराबर k 1/p। अब यहाँ k को हम क्या करें, स्थिरांक मान लें। k हमारा यहाँ पर क्या है, स्थिरांक। आगे बढ़ते हैं, इसको क्रॉस गुना करें, या pv बराबर k, pv बराबर k, यदि किसी निश्चित तापक्रम पर गैस का दबाव क्रमशः P1, P2, P3 एवं आयतन V1, V2 तथा V3 हो, तो इस नियम से क्या होगा, तो P1 V1 बराबर भी K होगा, P2 V2 बराबर भी K होगा, और P3 V3 बराबर भी K होगा, अर्थात सभी स्थिरांक के बराबर हो जाएंगे। इसलिए P1 V1 बराबर P2 V2, और यही क्या है, बॉयल्स के नियम का गणितीय समीकरण है। इसी पर हम लोग सवाल भी बनाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मीय चालकता से क्या समझते हो? किसी भी पदार्थ में ऊष्मा संचार करने की क्षमता को ही ऊष्मीय चालकता कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष से बचने के लिए किस प्रकार के चश्मे की आवश्यकता होती है? देखिए, दूरदृष्टि से बचने के लिए उत्तल लेंस के चश्मा का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार से दूरदृष्टि दोष से बचा जा सकता है। इसी प्रकार अगर निकट दृष्टि दोष आता है तो उत्तल लेंस के जगह पे आपको अवतल लेंस लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गामा किरण के उपयोग को लिखो। देखिए, गामा किरण जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विखंडन से उत्पन्न होता है, जिसका वेग काफ़ी अधिक होता है, और ये इसका जो यूज है ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में गामा किरण का व्यवहार किया जाता है। दूसरा क्या है,
ये परमाणु के भीतरी रचना यानी परमाणु के आंतरिक रचना का अध्ययन करने के लिए भी इसका व्यवहार किया जाता है। परमाणु के आंतरिक रचना का अध्ययन में भी गामा किरणों का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ओम के नियम को लिखो और इसके गणितीय सूत्र को स्थापित करो। तो सबसे पहले ओम का नियम हम लोग लिखते हैं। यदि सभी भौतिक अवस्थाएं यदि सभी भौतिक अवस्थाएं तथा तापक्रम अस्थिर हो तो किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की ताकत के समानुपाती होता है। ठीक है। यदि किसी भी चालक का यदि किसी भी चालक के सभी भौतिक अवस्थाएं तथा तापक्रम अस्थिर हो तो उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के ताकत के समानुपाती होता है, अर्थात सीधा समानुपाती होता है। ठीक है। इसका गणितीय सूत्र पर भी आएंगे, ये पहले इसका नियम लिख लिए। ठीक है। अब जैसे माना कि ए बी एक चालक है। ठीक है। ए बी क्या है? एक चालक है जिसका ए सिरा का विभव भी ए एवं बी सिरा का विभव भी बी है। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा भी ए और यहाँ पे हो जाएगा भी बी। ये इसका क्या है? विभव है। भी ए सिरा का है और बी सिरा का है, और इससे जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो आई है। ठीक है। यदि भी ए इज ग्रेटर देन भी बी, ठीक है, तो अगर विद्युत विभव एक पर ज़्यादा है और बी पर कम है तो निश्चित रूप से विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे तथा प्रवाहित विद्युत धारा क्या है?
विद्युत धारा I है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, विभवांतर के सीधा समानुपाती कौन होते हैं, विभवांतर के सीधा समानुपाती विद्युत धारा होते हैं। इसलिए ओम के नियम से क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी समानुपाती हो जाएगा किसके, आई के। ठीक, या वी ए माइनस वी बी बराबर हो जाएगा आर आई। यहाँ पे क्या है, आर अस्थिरांक, आर क्या हो जाएगा, अस्थिरांक। या वी ए और वी बी को हम केवल वी से सूचित करें तो वी बराबर आर आई। ठीक, और यही ओम का नियम का गणितीय सूत्र है। इसी से हम लोग सवाल भी बनाते हैं, वी बराबर आई आर या वी बराबर आर आई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हो? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण चालक के आसपास रखे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाते हैं। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और भी दिया जा सकता है, विद्युत धारा का चुंबक का विद्युत धारा पर प्रभाव से क्या समझते हो? अब ये दो क्वेश्चन हो गया, एक था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और एक है चुंबक का विद्युत धारा पर प्रभाव। ये दोनों अलग चीज़ है, इसको अच्छा से क्वेश्चन देख करके हल करना पड़ेगा। तो चुंबक का विद्युत धारा पर प्रभाव क्या है, इस नियम का प्रतिपादन फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया, क्योंकि ऑस्टेट ने जब बताया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है, अर्थात विद्युत धारा जब प्रवाहित करें किसी भी सुचालक तार से होकर तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि क्या इसके विपरीत भी कुछ किया जा सकता है। तब उन्होंने अपने प्रयोग में ये साबित किया कि अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए तो उससे भी क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात विद्युत धारा उत्पन्न हो सकते हैं अगर हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चालक को आगे पीछे करें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अलग नियम उत्पन्न किया जो कि कहलाता है चुंबक का
विद्युत धारा पर प्रभाव, अर्थात जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी सुचालक को आगे पीछे करते हैं तो चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाते हैं। इसे ही चुंबक का विद्युत धारा पर प्रभाव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखो। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को एक मध्यमा, एक तर्जनी और एक अंगूठा, तीनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि वो तीनों उंगली क्या हो, तो समकोण पर अवस्थित हो। इसमें बताया जाता है कि अगर तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा को विद्युत धारा के दिशा की ओर रखा जाए तो अंगूठा जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो वो अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए इस नियम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुली कौन कौन सा, तर्जनी यानी 4 फिंगर, तर्जनी, मध्यमा मिडिल फिंगर तथा अंगूठा को एक दूसरे के समकोण पर, सभी एक दूसरे के समकोण पर अवस्थित होना चाहिए, दूसरे के समकोण पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रथम अंगुली यानी प्रथम अंगुली जिसको तर्जनी कहते हैं, व्यवस्थित किया जाए कि तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा को विद्युत धारा के दिशा में रखा जाए तो अंगूठा द्वारा चालक के घूमने की दिशा प्रदर्शित होती है, चालक के घूमने की दिशा प्रदर्शित होती है। क्लियर है? आगे बढ़ें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें सही मिलाना है। एक क्षारीय धातु पोटेशियम, ठीक है, यानी एक को
हम मिला सकते हैं बी से। क्षारीय धातु क्या है? पोटेशियम है। मूर्छा लगने के लिए जल तथा O2 ऑक्सीजन गैस जिम्मेवार है। 2 नंबर। 3 लाल हेमेटाइट लोहा का क्या है? अयस्क है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है। ठीक है, इस तरह से आप मैचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में और इसके साथ 20 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ये देखिए, एक प्रतिरोध है, दूसरा भी प्रतिरोध है, और एक जो है एक और भी प्रतिरोध है। ये सारे को इस तरह से व्यवस्थित किया। ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, और ये 20 ओम का है। ठीक है, अब इसमें इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में प्रतिरोध पूछ रहा है। तो पहले ये दोनों का देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध हम लोग निकाल लेंगे, और फिर ये दोनों के बीच में समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, इसलिए इसका प्रतिरोध निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम निकालें। R बराबर R1 प्लस R2 किसके लिए है? अगर ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, तो A और B बिंदु के बीच में हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसलिए R बराबर कितना निकलेगा? 10 प्लस 10, ठीक है, बराबर 20 ओम। अब क्या होगा? ये 20 ओम और 20 ओम ये दोनों के बीच में प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, चूँकि 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फाइनल प्रतिरोध निकलेगा। 1/R इजकल टू 1/20 प्लस 1/20। अब इसको अगर हम निकालेंगे तो 1/R इजकल टू एलसीएम निकल जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, भिन्न का जोड़ कर लेंगे, या 1/R बराबर 2/20, क्रॉस गुना कर देंगे तो 2R बराबर 20, इसलिए R बराबर 20 डिवाइडेड बाई 2, कट के आया 10 ओम। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध बराबर फाइनली आया 10 ओम। ठीक, NH3 को सुखाने के लिए P2O5 का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? तो देखिए, NH3 एक ऐसा गैस है जो P2O5 के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर लेता है। लिखेंगे NH3 P2O5 के साथ रासायनिक क्रिया कर एक जटिल यौगिक बनाता है, जटिल यौगिक बना लेता है। जबकि हमें इसे क्या करना है? शुष्क करना है, यानी इसके अंदर जो जल का अंश है उसको हटाना है, लेकिन ये नया यौगिक बना लेता है। ठीक है, अतः इसका व्यवहार हम NH3 को शुष्क करने में नहीं करते। तो आखिर कैसे शुष्क करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड से इसको शुष्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका रिएक्शन किस तरह से होता है। P2O5 प्लस 6NH3 अब ये रिएक्शन करके इसके साथ थोड़ा सा जल भी प्रयोग होता है। अब ये बनाता क्या है? 2NH4 होल 2 PO4 यानी अमोनियम फॉस्फेट बना लेता है। यही जटिल यौगिक है अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट जैसा जटिल यौगिक, यही है जटिल यौगिक। ये जटिल यौगिक बन जाने के कारण ही
इसको हम सुखाने में इस्तेमाल नहीं करते। जल का विद्युत विच्छेदन कैसे किया जाता है? देखिए, जल का विद्युत विच्छेदन करने के लिए हम एक वोल्टामीटर लेते हैं जिसमें जल है और जल के साथ इसमें थोड़ा सा HCl या H2SO4 मिला देते हैं, क्योंकि जल जो होता है एक सहसंयोजक यौगिक है, इसलिए इसका विद्युत विच्छेदन बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मिलाना पड़ता है। अब इसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं। इलेक्ट्रोड जो डालते हैं वो दरअसल प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाला जाता है, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, एक बैटरी के धन ध्रुव से एक बैटरी के ऋण ध्रुव से इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसका विद्युत विच्छेदन करते हैं। तो विद्युत विच्छेदन जब करते हैं तो इसमें जो रासायनिक प्रतिक्रिया होता है वो किस तरह से होता है वो देख लीजिए। ठीक है, अब ये एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक, तो ऐसा देखा जाता है कि जब विद्युत विच्छेदन होगा तो जल विघटित होगा और जल विघटित होकर के H2 और O2 गैस उत्पन्न करेगा। तो H2 और O2 जो गैस उत्पन्न करेगा वो किस में जा कर के जमा होगा? यहाँ अगर हम परख नली डाल दें, ठीक है, 2 परख नली डाल दें तो इसमें अगर जिधर कैथोड है, ठीक है, जिधर कैथोड है उधर देखेंगे H2 गैस जमा हो जाएगा और जिधर एनोड है उधर O2 गैस जमा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इसका विद्युत विच्छेदन करते हैं तो दरअसल इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है कि जल विघटित हो जाता है और जल के विघटन से बन जाता है H+ और OH- आयन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो H2SO4 है ये भी विघटित होकर के सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। तो हम यहाँ पे जल का ही केवल दिखा रहे हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये H परमाणु में बदल जाता है। फिर क्या होता है? H और प्लस H आपस में मिल करके, ठीक है, वो H2 गैस बनाता है और यही H2 गैस यहाँ पे हम लोग एनोड के ऊपर देखते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से OH जो होते हैं, OH, चूँकि OH मूलक क्या करता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये OH मूलक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और त्याग करने के बाद ये OH में बदल जाता है। इसका 4 अणु जो OH होता है ये आपस में फिर मिल जाता है। ठीक है, और ये क्या बनाता है? H2O प्लस O2 बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 दे देते हैं, तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन भी। तो यही जो O2 गैस है ये O2 गैस कहाँ पे मुक्त होता है? ये मुक्त होता है कैथोड के ऊपर, है ना, और ये मुक्त होता है एनोड के ऊपर। क्लियर है? अब देखा गया है कि ये जो आयतन है, आयतन के हिसाब से H2 और O2 का जो रेशियो है वो आता है 2:1। लेकिन अगर भार के हिसाब से इसको देखें तो भार के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 हो जाता है। ठीक है, कभी कभी रेशियो इसका पूछा जाता है तो आप रेशियो भी लिख सकते हैं, 2:1 आयतन के हिसाब से और भार के हिसाब से 1:8। क्लियर है? और इसमें जो वर्णन है वो हम ऐसे ही बता दिए हैं, उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न का रचना सूत्र, इसका रचना सूत्र हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले देखिए CH4 का, CH4 का अगर हम रचना सूत्र लिखेंगे तो एक कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है। इस तरह से हम सहसंयोजक यौगिक होने के कारण इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक, दूसरा है C2H6, ये एल्केन है, एल्केन का सदस्य है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन इसमें 6 है। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6।
उसके बाद है C3H8। इसको अगर हम देखें 1 2 3 3 कार्बन, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 8, 2 3 4 5 6 7 8, ये है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसमें अगर हम यौगिक बनाएं, ठीक है, तो n बराबर 1 ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा C1H2 × 1+2 यानी CH4। इसलिए पहला सदस्य इसका क्या होता है, मीथेन होता है। तो एल्केन का पहला सदस्य मीथेन होता है। n बराबर 2 अगर लें तो क्या हो जाएगा C2 और H 2 × 2 4 +2 6। इसको कहते हैं मीथेन और इसको कहते हैं इथेन। इथेन। उसी तरह से n का मान बढ़ा करके एल्केन का नए नए सदस्य को प्राप्त कर सकते हैं। एसिटिलीन का रचना सूत्र। एसिटिलीन एक और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें इसका अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र किसका, एसिटिलीन का। एसिटिलीन का अणुसूत्र जो होता है वो C2H2 होता है, और ये कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण, ठीक है, इसमें 2 ही हाइड्रोजन संयोग कर पाते हैं, और यही है एसिटिलीन का रचना सूत्र। आगे बढ़ते हैं। बहुलीकरण किसे कहते हैं। उत्प्रेरक के उपस्थिति में कार्बन परमाणु के जो मोलिकुल्स होते हैं वो आपस में जुड़ करके एक बड़े मोलिकुल्स का निर्माण करते हैं, इसी को बहुलीकरण कहते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर यदि एक बड़े अणु वाले यौगिक का निर्माण करे तो उसे बहुलीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। बहुलीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, जैसे C2H2 का 3 मोलिकुल्स अगर लें तो ये आपस में जुड़कर C6H6 बनाते हैं, यानी बेंजीन बनाते हैं। बहुलीकरण, बहुलीकरण हुआ तो क्या बनाया, बेंजीन बनाया। ये क्या है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन, और ये है बेंजीन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलीथीन का मोनोमर क्या है। पॉलीथीन का मोनोमर होता है इथिलीन। पॉलीथीन का मोनोमर इथिलीन है। बहुत सारे ये भी बहुलीकरण प्रतिक्रिया है, इथिलीन बदल जाता है पॉलीथीन में। क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।